Okay, so the next chapter that we are starting guys is overheads. uh, सबसे पहले तो एग्जाम की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं. सो हाँ, ये रहा ओवरहेड्स, द थर्ड टॉपिक. मई 18 में नहीं था, बट आफ्टर दैट सारे के सारे एग्जाम्स में 5 to 10 मार्क्स के लिए आया है. नवंबर 24, नवंबर 23 और मई 24 में भी था. ठीक है. सो द पॉइंट दैट आई वांट टू पुट ओवर हियर इज, इसके एवरेज मार्क्स बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है, बट हर अटेम्प्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन तो बनता है. तो पेपर में है ना, तुम्हें ओवरहेड्स देखने को तो मिलेगा, नॉट फॉर ग्रेट नंबर ऑफ मार्क्स बट फॉर डेफिनेटली फॉर समथिंग. ठीक है, तुम्हें देखने को तो मिलने वाला है, ये कंफर्म है. ठीक है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर ओवरहेड्स? सो अपने पास है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. अब ये जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है ना, देयर आर ओनली थ्री. सो दे आर मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. हिंदी में इसको है ना माल, मेहनत और खर्चा बोलते हैं. ठीक है. अब बाय द वे तुम्हें पता है हिंदी में दिस सब्जेक्ट इज कॉल्ड लागत लेखांकन. लेखांकन इज अकाउंटिंग, लागत इज कॉस्ट. ठीक है. सो लागत लेखांकन इज बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक है. सो you have only three heads of expenses, material, labor and three elements of cost: material, labor and expenses. ठीक है. Now these elements are further classified as direct and indirect, direct and indirect, and direct and indirect. So you have direct material, direct labor, direct expense. Indirect material, indirect labor and indirect expenses. ठीक है. अब ये जितने भी डायरेक्ट वाले पोर्शंस है, जितने भी डायरेक्ट वाले पोर्शंस है, ये कहाँ का हिस्सा बनते हैं? दे बिकम पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट. ओके. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट. ठीक है. जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, indirect material, indirect labor and indirect expenses, all of these are collectively called as overheads. ठीक है. अब इन जनरल सेंस में अगर ओवरहेड समझना है कि क्या होता है, तो ओवरहेड्स आर यूजुअली दोस काइंड ऑफ कॉस्ट जो है ना किसी प्रोडक्ट से है ना डायरेक्टली तुम रिलेट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी बिल्डिंग में एक एलिवेटर है. ठीक है. तुम्हारी बिल्डिंग में 20 फ्लोर, 25 फ्लोर कितने भी है. ठीक है. देर आर 100, 150 फ्लैट्स. अब 150 फ्लैट्स है तुम्हारे पास. ठीक है. और एलिवेटर्स चल रहे हैं दो तीन चार जितने भी. अब कैन यू टेल मी कि वो एलिवेटर चलाने का खर्चा किसी एक घर के लिए कितना है? वेरी डिफिकल्ट. कैसे बताओगे? अच्छा, तुम्हारी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड है. ठीक है. अब वो जो सिक्योरिटी वाली टीम बैठी है, क्या वो सिर्फ तुम्हारा घर प्रोटेक्ट कर रही है? नहीं, दे आर प्रोटेक्टिंग अदर हाउसेज एज वेल. ठीक है. और भी जितने होम्स है, दे आर प्रोटेक्टिंग देम एज वेल. सो डू यू और कैन यू टेल मी कि एग्जैक्टली है ना एक घर के लिए कितना कितना एलिवेटर का बिल आया या कितना कितना तुम्हारा सिक्योरिटी का टीम का कॉस्ट है? वेरी डिफिकल्ट. ठीक है. सो overheads are those costs, such costs which cannot be related to a particular product directly. ठीक है. जो भी डायरेक्ट तुम कोरिलेशन ड्रॉ कर सकते हो ना, जहां पे भी जितना भी डायरेक्ट कोरिलेशन है, ऑल ऑफ दोस कोरिलेशंस, डायरेक्ट वंस, दे आर पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट. दे आर पार्ट ऑफ योर प्राइम कॉस्ट. ठीक है. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, दे आर पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट. क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है, डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है. बट फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो पेंसिल है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? ये जो प्लास्टिक है, ये इधर का जो टिप है, ये पीछे का एक कैप है, एक कनेक्टर है, ये सारी चीजें, ऑल ऑफ दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल. किसी वर्कर ने इसे बनाया है, वो क्या हो गया? डायरेक्ट लेबर. ठीक है. इस ये है ना, ये पेंसिल है ना एक बॉक्स में आई थी. ठीक है. उस बॉक्स को रैपिंग वगैरह भी किया था,
ऑल ऑफ दोज आर व्हाट डायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि तुम बता सकते हो कि वो एक पेंसिल का। बट अब ये एक पेंसिल है ना, ये कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में बनी होगी। उस फैक्ट्री का रेंट क्या वो इसी एक पेंसिल के लिए? क्या तुम फाइंड कर सकते हो कि है ना वो इस एक पेंसिल के लिए कितना है? अब कोई मन में सोच रहा होगा यार, या ऑफ कोर्स फाइंड कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। बट इज इट इजीली आइडेंटिफाइबल? मतलब तुम बोलोगे कि सर एक फैक्ट्री है, उसका 2 लाख रुपए रेंट है, अपन 2 लाख पेंसिल बना रहे हैं, तो एक पेंसिल का 1 रुपया, ठीक है। लेकिन बाबू एक्चुअल में इतनी चीजें आसान नहीं होती, ठीक है। इतनी चीजें है ना इजीली आसान नहीं हो पाती है। यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। अब ये जो 1 रुपया है ना, ये तो फाइंड होता नहीं। एंड द टेक्निकल टर्म यूज इज इजीली आइडेंटिफाइबल। इज इट इजीली आइडेंटिफाइबल और नॉट? ठीक है। कैन यू इजीली आइडेंटिफाई द कॉस्ट की कितना लग रहा है, वो कितने से मैच हो रहा है वो? नहीं ना। इट इज नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल। टिल द टाइम इट इज नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल, इट इज ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये चीज है ना हमेशा ध्यान रखना। ओवरहेड्स आर दोस कॉस्ट जो डायरेक्टली है ना तुम किसी एक प्रोडक्ट से या किसी एक सर्विस से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ओवरहेड्स इज अ ह्यूज एम्बिट, ठीक है। इसमें ना अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस सारे के सारे साथ में, उनको कलेक्टिवली अपन लोग ओवरहेड्स बुलाते हैं, ठीक है। अब ये ओवरहेड्स है ना अपने को फाइंड करना या अपने को चार्ज करना क्यों जरूरी है? ये है ना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। अब मान लो तुम लोग किसी एकेडमी में जा रहे हो पढ़ने। एकेडमी में वॉशरूम तो होगा, ऑफ कोर्स होगा। उस वॉशरूम में एक हैंड वॉश होएगा, वो भी हो गई। अब इस हैंड वॉश के पैसे कौन दे रहा है? एकेडमी पे करेगी। व्हाई वुड यू पे? एकेडमी पे कर रही है, ठीक है। एकेडमी का काम है कि वहां पे हैंड वॉश होना चाहिए। दे आर पेइंग फॉर इट, दे ब्रिंग द हैंड वॉश, पुट इट देयर। तो उनका काम है वो, तो वो लोग वो कर रहे हैं, बराबर। बट मेरे को एक बात बता, एकेडमी में हैंड वॉश यूज कौन कर रहा है? यूज कौन कर रहा है? स्टूडेंट, ठीक है। तो अब है ना इसके पैसे किसको देने चाहिए? स्टूडेंट को। स्टूडेंट ही देगा ना पैसे, और कैसे देंगे? स्टूडेंट यूज कर रहा है, स्टूडेंट ही देगा। अब मान ले तेरे को एकेडमी ने बिल दिया, ट्यूशन फीस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, हैंड वॉश। अजीब लगेगा कि ये क्या बात हुई, समझ में आ रहा? तो अब क्या करते हैं ना, ये जो हैंड वॉश का कॉस्ट है ना, क्योंकि स्टूडेंट ने यूज किया है तो पैसे तो वो देगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन उसको ट्यूशन फीस में किसी ना किसी तरीके से ऐड कर देते हैं, किसी ना किसी तरीके से उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ना क्लीनिंग हो रही होगी एकेडमी में, क्लीनिंग के लिए कोई क्लीनर बैठा होगा। क्लीनर के पैसे कौन देगा? क्लीनर के पैसे कौन देगा? स्टूडेंट देगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो स्टूडेंट ही यूज कर रहा है, तो क्लासरूम जिसमें वो बैठा है वो स्टूडेंट ही तो यूज कर रहा है, तो उसके पैसे कौन देगा? स्टूडेंट। बट अभी मैं बोलूँ हैंड वॉश के साथ क्लीनिंग चार्जेस, तो क्या दोगे? क्या अच्छा लगेगा? नहीं। तो बेसिकली है ना अपन ये दोनों को है ना अलग से नहीं दिखाते, इसको किसी ना किसी तरीके से है ना ट्यूशन फीस में ही चार्ज कर देते। ट्यूशन फीस में चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना वो अपना कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। ट्यूशन फीस देने को स्टूडेंट कभी मना नहीं कर रहा ना। तो द रूल दैट आई वांट यू टू ब्रिंग आउट ओवर हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल रूल, यूनिवर्सल, इज द वन हु बेनिफिट्स इज द वन हु पेज। तो जिसने उसका फायदा उठाया वो उसके पैसे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर तुम मॉल में जा रहे हो,
मॉल में तुम अपनी गाड़ी लेके गए हो, मॉल में पार्क कर रहे हो, तो पार्किंग के पैसे कौन दे रहा है? तुम। क्यों? वो पार्किंग स्पेस किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। तो अगर कस्टमर यूज करेगा तो वो उसके पैसे देगा। बट क्या हर कोई है ना मॉल में पार्किंग गाड़ी लेके जा रहा है? नहीं। तो क्या हर कोई है ना मॉल में पार्किंग के पैसे दे रहा है? नहीं। जो गाड़ी लेके जा रहा है वो पैसे दे रहा है, जो बाइक लेके जा रहा है मॉल के अंदर वो भी पैसे दे रहा है, बट शायद कम दे रहा होगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, ये तो मेरे को है ना लाइफ पता है, बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड who's into mall management. They manage one of the very big malls of Bombay, Phoenix, लोअर परेल। तो उसकी टीम मैनेज करती है वो मॉल। उसने मेरे को बताया, यू विल बी शॉक टू नो, बट उसने मेरे को बताया क्या बोला कि मॉल में है ना हम जगहें बेचते नहीं। ये तो मेरे ख्याल से बहुतों को पता होगा कि मॉल में है ना जितनी भी स्पेसेस होती है ना वो कोई बेचता नहीं है, वो सब रेंट पे ही जाती है। ठीक है। अब वो रेंटल्स पता है किस तरीके से डिसाइड होने लगे आजकल? दे कैन बी एज हाई एज 40% ऑफ द रेवेन्यू। 40% ऑफ द रेवेन्यू। मतलब मान ले तूने मॉल से 5,000 रुपए की शर्ट खरीद ली। इस 5,000 रुपए की शर्ट में है ना 40% मतलब 2,000 रुपए मॉल का भाड़ा है। मॉल का भाड़ा है 2,000 रुपए 5,000 की शर्ट। क्यों? बिकॉज मॉल को भी पैसे कमाने हैं, ब्रांड को भी पैसे कमाने हैं। तो कौन कमा के दे रहा है? तुम। अब अगर तुम गए हो मॉल में घूमने पर तुमने कुछ नहीं खरीदा तो तुमसे तो पैसे ले नहीं सकते। पर तुम गए हो मॉल में घूमने और कुछ पसंद आ गया, कुछ ले लिया, तो उसके पैसे कौन देगा? जिसने लिया है उसने। सो द वन हु इज टेकिंग द बेनिफिट इज द वन हु इज एंजॉयिंग एंड हु इज द वन हु इज गोइंग टू पे द कॉस्ट। अब तुम गए मॉल में, तुमने है ना में कोई एक शर्ट पसंद की, तो तुमने वो खरीदी। वो मॉल में उस दुकान का होने का कारण क्या है? ताकि तुम शॉपिंग कर सको। तो उसका बेनिफिट किसका है? तुम्हारा। तो कौन पे करेगा? तुम। सो इट कैन बी एज हाई एज 40%। ये ज़ारा वारा है ना इतने बड़े बड़े स्टोर्स कैसे खोल पाते हैं? क्योंकि इनकी वजह से फुटफॉल होता है मॉल में। तो मॉल वाले को बहुत खुश है वो कि अगर मेरे पास ज़ारा का बहुत बड़ा स्टोर होएगा तो लोग आएंगे तो चार चीज़ें और भी करेंगे तो बिजनेस बनेगा। तो ये लोग दे आर वेरी हैप्पी डूइंग इट। तो ये लोग खुशी खुशी मॉल में है ना ज़ारा को बड़ी बड़ी दुकानें दे देते हैं। ज़ारा पे इज 40% ऑफ देयर रेंट, मतलब ऑफ देयर रेवेन्यू एज रेंट। जितना भी उनका रेवेन्यू उसका 40% रेंट है। जस्ट इमेजिन। कम तो नहीं है ना? अब ये जिस मॉल से तुमने 5,000 रुपए की शर्ट खरीदी उसमें है ना 2,000 रुपए तो तुमने रेंट दे दिया। अच्छा, मॉल में है ना जिसने दुकान खोली है, ठीक है, जरूरी नहीं है वो हर बार ब्रांड ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल नाइकी के पास है ना बहुत सारे है ना फ्रेंचाइजीज होते हैं। वो है ना नाइकी का स्टोर ओपन करते हैं और वो स्टोर को रन करते हैं। तो जो जो फ्रेंचाइजी है उसकी सैलरी एज एन उसका प्रॉफिट, सैलरी तो नहीं होगी, उसका प्रॉफिट, जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं सेल्स वाले उनकी सैलरीज, वहां का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सब क्या है? ओवरहेड्स। कौन दे रहा है? तुम। अगर तुम जाके वहां पे खरीदी कर रहे हो तो उसके पैसे कौन देगा? तुम। समझ में आ रहा? अच्छा, ओवरहेड्स है ना आर फर्दर क्लासिफाइड अंडर थ्री हेड्स। ये तो तुमने पढ़ा ही होगा कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में। यू हैव फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, ये तो तुमने कॉस्ट शीट में पढ़ा ही है। अच्छा, एक बात और बता दो, उस टाइम भी बोला ही होगा, एक बार वापस याद दिला देता हूँ। ये सिर्फ इंडिया में तीन हेड्स है, क्योंकि इंडिया में है ना कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कौन रेगुलेट करता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला है कि भाई हमको इंडिया में तीन हेड्स ऑफ ओवरहेड चाहिए, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। आउटसाइड इंडिया जाओगे ना तो विल फाइंड ओनली टू हेड्स, एक फैक्ट्री, एक एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो वहां पे सिर्फ दो ही हेड्स ऑफ ओवरहेड्स है, इंडिया में तीन हेड्स ऑफ ओवरहेड्स है। अब मेरे को एक बात बता, तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में
तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा ओवरहेड्स आज के टाइम में कहाँ लग रहे हो? सबसे ज्यादा ओवरहेड्स, विल इट बी इन फैक्ट्री और एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा कहाँ लग रहे होंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि देख आज की टाइम पे ना प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान। क्या करना है? चाइना का टिकट कटाना है, वहां पे ना शहर बने हुए, शहर बसे हुए एक एक प्रोडक्ट के लिए। तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक चाहिए तो गंजाओ चले जाओ, तुम्हें टॉयज चाहिए तो कोई एक और एक जगह का नाम है जिसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, वहां चले जाओ। तुम्हें कपड़े चाहिए कहीं और चले जाओ, तुम्हें फर्नीचर चाहिए कहीं और चले जाओ। मतलब अपने यहाँ जितना मोहल्ला होता है ना, उतने बड़े के बड़े मोहल्ले हैं ना, एरिया के एरिया उनके पास मॉल है, उसमें सब लोग एक ही चीज बेच रहे हैं। अगर ये फर्नीचर है तो फर्नीचर का ही मॉल है, अगर ये है ना इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही मॉल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेंगे। ये टॉयज है तो टॉयज का ही मॉल है। तो ऐसे बड़े बड़े मॉल बने हुए, बड़े बड़े, मतलब किलोमीटर्स बड़े, उस टाइप की जगहें बना दी। ठीक है, तुम्हें क्या करना है? तुमने अगर समझो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ईयरपॉड्स बनाने हैं, ठीक है, तो तुमने क्या करना है? उस सिटी में जाना है, उधर से एक मैन्युफैक्चरर पकड़ना है, तुम बोल दो कि मेरा नाम मेरे को है ना निमित बुद्धिकौश ट्यूटोरियल्स के नाम के है ना ईयरपॉड्स चाहिए। वो बोलेगा ओके, मेरे पास ये 50 ईयरपॉड्स है, बोलो तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है। उसके ऊपर है ना वो तुम्हारा नाम, तुम्हारा लेबल, तुम्हारे नाम का डब्बा, डिजाइन, ये वो, उसके ऊपर मेड इन इंडिया का स्टिकर, एमआरपी, सब कुछ लगा के इंडिया भेज देगा। इंडिया आ गया, अब तुम उसको बेच लो। तो आज के टाइम में ना प्रोडक्ट बनाना ना बहुत आसान हो गया, जिसकी वजह से अब क्या हो चुका है पता है? देर आर मोर सेलर्स देन दे वर अर्लियर। देख पहले के टाइम पे है ना टीवी का मतलब पता है क्या होता था? सोनी। फ्रिज का मतलब क्या होता था? या तो गोदरेज या तो पैनासोनिक। ठीक है, यही होता था। साउंड सिस्टम का मतलब क्या होता था? या तो सोनी या पैनासोनिक। ठीक है, वॉकमैन का मतलब क्या होता था? पता नहीं, शायद बहुतों को पता भी नहीं होगा वॉकमैन क्या होता है, थोड़ा गूगल करना पता चलेगा। वॉकमैन आईवा। तो ये ना ट्यूबलाइट का मतलब क्या होता था? फिलिप्स। ठीक है, तो पहले है ना मैन्युफैक्चरर्स बहुत लिमिटेड थे, और क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स बहुत लिमिटेड थे, उनके पास डिमांड थी, क्योंकि देयर वर फ्यू मैन्युफैक्चरर्स एंड अ लॉट ऑफ बायर्स। अब है ना वो रेशियो ना स्क्यू होता जा रहा है। अब वो स्क्यू हो रहा है, क्यों? क्योंकि है ना अब मैन्युफैक्चरिंग बिकेम वेरी इजी ऑल थैंक्स टू चाइना। आज प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान हो चुका है। अच्छा, मैं तो ये बोलता हूँ तुम चाइना भी मत जाओ, देर आर वेबसाइट्स। तुम किसी को इंटरेस्ट हो तो मेरे को डीएम कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा वेबसाइट्स के नाम, जहाँ पे ना तुम जाओ अपना ऑर्डर प्लेस कर लो, सामान अपने आप ही इंडिया आ जाएगा। अली एक्सप्रेस टाइप की बहुत सारी वेबसाइट्स है। ठीक है, इन्होंने तो सिर्फ अली एक्सप्रेस ब्रांड किया है, पर बाकी सारी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से होलसेल से सामान आता है। तुम जाओ वहां से सामान लेके अपना इंडिया मंगा लो और बेच लो। इट हैज बिकम दैट इजी। बट अब क्या हो गया ना, एक ही प्रोडक्ट के लिए ना इतने सारे ऑप्शंस हो चुके हैं, इतने सारे ऑप्शंस जिसकी कोई हद ही नहीं। ठीक है, देर आर इनसेन नंबर ऑफ पीपल हु आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होने लग गया? व्हाट हैज स्टार्टेड हैपनिंग नाउ? अब है ना सेलर्स हो गए बहुत सारे ज्यादा, तो अब प्रोडक्ट को बेचना ना हैज बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया। ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया, कम्युनिकेशंस हैव गॉट वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है तुम्हें इंस्टेंटली पता चल सकता है। ठीक है, तो अब आज की टाइम में ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज एक्चुअली वन ऑफ द मेजर कॉस्ट, सुपर डुपर मेजर कॉस्ट, सुपर डुपर मेजर। ठीक है, तो दिस हैज बिकम द बिगर कॉस्ट नाउ। बट सैडली तुम्हारा जो चैप्टर है ना, उसका फोकस पॉइंट आज भी फैक्ट्री ओवरहेड्स ही है। तो जो तुमने पढ़ा था, जो तुम पढ़ रहे हो, जो मैंने पढ़ा था, जो मेरे बड़े भाई ने पढ़ा, मेरा बड़ा भाई इज 9 years elder टू मी, ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने भी है ना यही पढ़ा है, मैंने भी यही पढ़ा है, तुम भी बेचारे यही पढ़ रहे हो। ठीक है, चैप्टर का फोकस ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे आया नहीं है, चैप्टर का फोकस आज भी थोड़ा फैक्ट्री ओवरहेड्स पर ही है। ठीक है, अब ये फैक्ट्री ओवरहेड्स होते क्या हैं? जो भी खर्चे तुम्हें फैक्ट्री में लग रहे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कौन से हो गए? जो भी खर्चे तुम्हें कॉर्पोरेट ऑफिस में लग रहे हैं वो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कौन से हो गए? जो भी खर्चे तुम्हें बेचने और प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए लग रहे हो। ठीक है, बट एज आई सेड फोकस है ना
इज ओनली एंड ओनली फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है। नाउ अगर अपन एक टिपिकल छोटी सी एक फैक्ट्री बनाए, है ना, तो एक फैक्ट्री में तुम्हें क्या क्या टाइप के डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। अगर तुमने कोई आईवी विजिट की होगी तो तुमने एक फैक्ट्री देखी होगी, इंडस्ट्रियल विजिट में दिखाते हैं फैक्ट्री क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं, क्या काम होता है। तो अगर देखोगे ना तो क्या क्या डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। एक तो होगा तुम्हारे पास बहुत बड़ा सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, एक्सट्रीमली बिग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, और यू विल सी अ लॉट ऑफ छोटा छोटा डिपार्टमेंट्स इज वेल, जैसे पैकिंग होगा, वेयर हाउसिंग होएगा, डिलीवरी होगा। और डिलीवरी पे बड़े बड़े इंटरेस्टिंग होता है, बड़े इंटरेस्टिंग। तो मैं ना थोड़ा सा छत्तीसगढ़ उड़ीसा साइड, उस साइड जाओगे ना, वहाँ पे कोयले का काम बहुत है। ठीक है, तो वहाँ पे पता है फैक्ट्रियों में ना डिलीवरी बे कैसे बनते हैं। उनके यहाँ पे इतनी जगह बनाते हैं डिलीवरी बे के लिए, ताकि एक ट्रेन, अ गुड्स ट्रेन कैन एंटर इनटू द फैक्ट्री। वो है ना कैरेजेस में लोड करते हैं सारा कोयला। इतना लंबा ट्रेन फिट हो रहा है एक जगह में, इतनी बड़ी उनकी डिलीवरी बे होती है। ठीक है, डिलीवरी बे में है ना सारा सामान कोयला लोड करेंगे, और उसके बाद है ना वो ट्रेन वापस है ना मेन ट्रेन लाइन पे जाके अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाएगी। दैट बिग। इट ऑलवेज एंड ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारे पास प्रोडक्ट किस टाइप का है। ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री में ना एक पावर डिपार्टमेंट भी होता है। क्यों? दे डीलिंग विद ह्यूज अमाउंट्स ऑफ पावर, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ पावर। ठीक है, तो अब ये ह्यूज अमाउंट्स ऑफ पावर को है ना कैसे मैनेज करना है, उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। फिर इनके पास एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होगा, बहुत बड़ा सा। फिर एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, एक क्यूसी डिपार्टमेंट हो सकता है, वॉशरूम्स हो सकते हैं, वॉशरूम वो क्या है ही है, कैंटीन होगी, नो, वगैरह वगैरह वगैरह। इन टाइप के सारे सारे से काफी सारे से डिपार्टमेंट्स होंगे तुम्हारे पास। ठीक है। अब एक फैक्ट्री को, अच्छा इसके बारे में थोड़ा और डेप्थ में समझना हो ना, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, तो है ना नेशनल ज्योग्राफिक पे एक है ना सीरीज है मेगा फैक्ट्रीज करके। ठीक है, वो मेगा फैक्ट्रीज में ना बहुत आलीशान फैक्ट्रीज दिखाई है। देव शोन फरारी, देव शोन बीएमडब्ल्यू, देव शोन अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है, तो थोड़ा सा है ना वहाँ पे जाके ना एक देख लेना, तो थोड़ा आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली फैक्ट्रीज होती कैसे हैं। ठीक है, सो नाउ फॉर आवर लर्निंग पर्पज, इन सारे डिपार्टमेंट्स को ना दो टाइप के डिपार्टमेंट्स में बांटा गया है। एक तो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर कॉल्ड एज सर्विस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, सो यू हैव द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड द सर्विस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? प्रोडक्शन करना। सर्विस डिपार्टमेंट का काम क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देना। ठीक है, दे आर सोल जॉब एंड पर्सपेक्टिव इतना ही होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्मूथली चलता रहे। ठीक है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्यों है? ताकि वर्कर्स सेफ फील करें, उनका ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो अगर वर्कर्स सेफ फील कर रहे हैं तो फिर वो काम बराबर करेंगे, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सही चलेगा। पावर डिपार्टमेंट का काम क्या है? टू मेक श्योर कि दैट सर्विसेज, द पावर सर्विसेज आर रनिंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, फिर फैक्ट्री में एक और डिपार्टमेंट होता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट। अब यार स्टोर्स और वेयर हाउस में फर्क क्या है? स्टोर्स में रॉ मटेरियल रखा जाता है, वेयर हाउस में फिनिश गुड्स रखे जाते हैं। ठीक है, स्टोर्स में रॉ मटेरियल होगा, वेयर हाउस में फिनिश गुड्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके है ना, ये सारे के सारे सर्विस डिपार्टमेंट्स का सोल जॉब क्या है? प्रोडक्शन को ठीक से चलने देना है, दैट इज देयर जॉब। ठीक है, क्योंकि देख इनका है ना अपने आप में कोई खास वजूद नहीं है। अभी पैकिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? अगर प्रोडक्ट ही नहीं आएगा तो पैकिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? तो इनकी एग्जिस्टेंस ना, सर्विस डिपार्टमेंट्स की, इज टू मेक श्योर प्रोडक्शन हैपन स्मूथली। समझ में आ रहा? अब सर्विस डिपार्टमेंट का बेनिफिशियरी कौन है?
सर्विस डिपार्टमेंट का फायदा किसको मिल रहा है? सर्विस डिपार्टमेंट का फायदा मिल रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका बेनिफिशियरी कौन हुआ? प्रोडक्शन का बेनिफिशियरी कौन है? कस्टमर। तो अगर सर्विस डिपार्टमेंट का बेनिफिशियरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसके पैसे कौन देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बेनिफिशियरी कस्टमर है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पैसे कौन देगा? कस्टमर। सो बेसिकली एक हैंड वॉश जो एक सर्विस डिपार्टमेंट वॉशरूम में है उसका पेमेंट अपन ने दे दिया कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तुम संभालो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने वो खर्चा दे दिया कस्टमर को। प्रोडक्ट तुमने बनाया है, तुम संभालो। तो बेसिकली है ना, तुम उस प्रोडक्ट का, वर्कर का, वॉशरूम का, हैंड वॉश का बिल तुम चुका रहे। ठीक है, दैट्स द रूल। एवरी कॉस्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन पेज इज इवेंचुअली फॉर द कस्टमर, सो द कस्टमर हैज टू बेयर एवरीथिंग। ठीक है। अब ये जो साइकिल है ना, इसको करने में इसको करने में थोड़ा सा है ना एक प्रोसेस है। ठीक है, उस प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन समरी। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन समरी है ना, ये बनती है 3 अजम्पशंस पे। और उन 3 अजम्पशंस में ना 5 मेथोडोलॉजीज है। ठीक है। अब उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस है। प्रोसेसेस में कंफ्यूज मत होना, मैं तुम्हें है ना थोड़ा शॉर्ट में अभी बता रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस भी अपन चालू कर रहे हैं ना उसमें पूरी पिक्चर आएगी क्वेश्चन नंबर 4 या 5 के बाद। ठीक है, पूरी पिक्चर क्वेश्चन नंबर 4 या 5 के बाद। ठीक है, तो देख, सबसे पहला काम अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे ढूंढ लेते हैं कि भाई कौन किसका कितना कितना खर्चा है। ठीक है। अब इसमें ना तुम्हारे पास दो दो प्रोसेसेस है। प्रोसेस नंबर 1 इज कॉल्ड एलोकेशन, प्रोसेस नंबर 2 इज कॉल्ड अपोर्शन। ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में ना सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर। तो सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट अपन दे देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रीअपोर्शन। ठीक है, तो 3 स्टेजेस, एलोकेशन और अपोर्शनमेंट। ये 2 स्टेजेस के बाद तुम्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का और सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट मिल जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट मिल जाएगा ये 2 स्टेजेस के बाद। स्टेज नंबर 3 जहाँ पे रीअपोर्शनमेंट है, तब है ना तुम लोग सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा तुम बांट रहे हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। दैट इज योर स्टेज नंबर 3। ठीक है, इसको बोलते हैं रीअपोर्शनमेंट। ठीक है। अब ये जो रीअपोर्शनमेंट है ना, ये तीन तीन अजम्पशंस पे बेस्ड है। और उन 3 अजम्पशंस में 5 इन ऑल मेथड्स है। और वही अपना चैप्टर का पहला फेज है विच इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ठीक है। तो उसके लिए ना तुमने क्या करना है, तुमने है ना थोड़े से पहले तो नोट्स लिख लेना है। ठीक है, अभी तक जो भी लिखा है उसको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तुम है ना पहले है ना नोट्स लिखोगे, फिर अपन नोट्स है ना थोड़े से वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद है ना क्वेश्चन चालू करेंगे। देख, ये वाला चैप्टर ना इट इज अ लिटिल जार्गनिश। ये बहुत सारे जार्गन्स है इसमें, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स है। बट तुम क्वेश्चंस देखोगे ना तो तुम बेटर समझ पाओगे। तो इसके लिए ना पहले अपन जार्गन्स नहीं, पहले अपन काम सीखेंगे। उसके बाद एक एक करके एक एक जार्गन सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, मैं अभी वीडियो पॉज कर रहा हूँ फॉर अ क्विक सेकेंड। मेरे को है ना तुम्हारे नोट्स इसमें प्लेस करना है, प्लेस करूंगा, तुम नोट्स लिखोगे एंड देन यू विल बी स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है ना, पॉजिंग द वीडियो वाइड। ओके, सो यहाँ से नोट्स लिखना शुरू करोगे। द हेडिंग, सबसे पहले तो टॉपिक का हेडिंग लिखो ओवरहेड्स। उसके बाद सेकेंड हेडिंग लिखो सॉरी, द फ्लो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समरी। उसमें पूरा फ्लो बनाओ। और यहाँ पे है ना अपने पास वो पूरा डिस्क्रिप्शन है उस फ्लो के बारे में।
उस फ्लो में क्या क्या होता है ना, वो एज आई सेड आई विल नॉट टेल यू द जार्गन्स। सॉरी सॉरी, कुछ गले में अटक गया था। तो एज आई सेड ऊपर तो सारे नाम है, ठीक है, उन नामों के मतलब क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक बार है ना सिर्फ और सिर्फ बुक में है ना इसको लिख ले, कुछ भी अभी फिलहाल समझने की जरूरत नहीं। क्वेश्चंस मुझे चालू करने दे। उसमें है ना क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है, वहां से है ना पूरी की पूरी कहानी अच्छे से समझ में आएगी। समझ में आ रहा है? तो एक बार इसे लिख ले। तो यहाँ पे अगर पॉज करना है तो यहाँ पे पॉज करो, और उसके बाद यहाँ पे पॉज करके लिख लो, ठीक है। सो ये पूरा कर, उसके बाद अपन लोग क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस के साथ पीस बाय पीस है ना हर चीज को समझेंगे, ठीक है ना। चल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ योर नोट्स कंप्लीट एंड द टेक्स्ट बुक ओपन, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। चलो।